नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो के अंक में कहा था कि हम भूगोल विषय से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आएंगे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से हम आपके सामने प्रस्तुत हैं भूगोल विषय की प्रश्न श्रृंखला 2 को लेकर के। जैसा कि हमने कहा था अपने वीडियो शुरू करने से पहले ही, जब भूगोल विषय की प्रश्न श्रृंखला शुरू कर रहे थे, हमने कहा था कि हम पूरे भूगोल विषय की जानकारी आप सभी साथियों तक प्रश्नों के माध्यम से रखेंगे और पूरे भूगोल विषय जहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन विषयों को चुन करके आपके सामने उन विषयों से प्रश्न बना करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और पूरा का पूरा विषय से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वह इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आप सभी साथियों तक पहुंचाई जाएगी। ऐसी हमारी जो है कोशिश रही है इन वीडियो के अंकों में। उम्मीद है ये वीडियो के अंक आपको पसंद आएंगे। साथ ही जो है कि आप हमारे साथ साथ इन प्रश्नों को यहाँ पर हल करते हुए चलें। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर करें। इस प्रश्न श्रृंखला में प्रश्नों की जो संख्या है 10, और यहाँ पर से हम देखेंगे भारत में कर्क रेखा और भारत का जो मानकीय समय जो रेखा है उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं इस प्रश्न श्रृंखला में समावेश हमने कर रहे हैं। और इससे बाहर कहीं भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना रही नहीं रहती है। जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर आपके सामने इस प्रश्न संग्रह में शामिल करने की कोशिश करी है। वीडियो पसंद आता तो अपने साथियों से साझा करें। साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की आप कोशिश करें, हम ऐसी आपसे उम्मीद रखते हैं। और वीडियो से संबंधित किसी भी तरह के सुझाव आपके पास हों, वीडियो में किसी भी तरह की त्रुटि नज़र आपको आती है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जिसमें प्रश्न श्रृंखला 2 के माध्यम से हम देखेंगे भारत के जो कर्क रेखा जो भारत से होकर के गुजरती है और भारत का जो मानक समय है उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उस पर। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है इन प्रश्नों को और सोच समझ करके इनका उत्तर करना है। हो सकता है कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको टफ भी लगें, लेकिन हमने कोशिश करी है कि एक आसान सी भाषा में ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचाने की। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है, भारत विश्व के परिप्रेक्ष्य में एशिया महाद्वीप के दक्षिण एशियाई देशों में आता है। दूसरा कथन है, भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित नहीं है। तीसरा कथन है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है। तो सही कोट आपको इनमें से चुनने हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा में से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, ये आपको चुनने हैं। ऑप्शन ए 1, 2, 3 तीनों सही हैं। ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन सी पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन डी पहला और तीसरा सही है। तो आपको सही उत्तर यहाँ पर बताना है कि कौन से 2 कथन यहाँ पर इनमें सही हैं या 3 के 3 सही हैं, कौन से सही हैं आपको बताने हैं। ठीक है, तो चलिए, इसका जो उत्तर यहाँ पर होगा, कौन सा उत्तर होगा बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर जो है कि पहला ऑप्शन जो आपसे पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है, पहला जो कथन है, कहा जा रहा है कि भारत विश्व के परिप्रेक्ष्य में एशिया महाद्वीप में के दक्षिणी एशियाई देशों में आता है। एशिया महाद्वीप में बिल्कुल सही बात है, भारत एशिया महाद्वीप में आता है। दक्षिण एशियाई देशों में भी भारत आता है, क्योंकि भारत एशिया के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो दक्षिण दिशा में जो है कि स्थित है, दक्षिण के क्षेत्र में स्थित है भारत एशिया के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन अगला जो कथन आपसे पूछा जा रहा है, तो पहला कथन तो इस आधार पर यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, पहला सही है। दूसरा कथन पूछा जा रहा है, भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित नहीं है। भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित नहीं है, बिल्कुल सही यहाँ पर है। भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ही नहीं, भारत यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इसीलिए ये वाला कथन भी बिल्कुल सही हो जाता है। नहीं है यहाँ पर लगा रखा है तो बिल्कुल ये सही होगा। ठीक है, यहाँ पर भारत नहीं है की बात हो रही है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में शामिल स्थित है। अगली जो तीसरा जो कथन आपसे पूछा गया है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है, बिल्कुल सही है। दोनों क्षेत्रों में भारत का विस्तार देखने को मिलता है। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत से होकर के गुजरती है, उसके निचला वाला जो भाग है वह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, और उत्तर का जो भाग है, उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वह आपके उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आता है। तो इसीलिए तीसरा कथन भी सही हो जाता है। तो इस आधार पर 3 के 3 कथन यहाँ पर सही होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 के 3 यहाँ पर क्या है, सही है। चलिए, पहला प्रश्न से इतनी जानकारी आपको यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है, भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा
कितने अक्षांश रेखा है? भारत से गुजरने वाली पूछ रहा है कि भारत से गुजरने वाली जो कर्क रेखा है वो कितने अक्षांश रेखा है? ऑप्शन ए 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। या इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 66 डिग्री 23 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश रेखा, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश रेखा। इनमें से आपको सही उत्तर बताना है कि कौन सी रेखा कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है, जो कौन कौन सी अक्षांश रेखा है, आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 23.5 डिग्री यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा भारत से होकर के गुजरती है, जिसको कहा जाता है कर्क रेखा। और 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा होकर गुजरती है पूरे ग्लोब से, तो वह कहलाती है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। और 23.5 डिग्री जो यहाँ पर दक्षिणी अक्षांश रेखा लिखा गया है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, यह आपकी रेखा कहलाती है जिसका नाम होता है मकर रेखा। क्या होता है? मकर रेखा ये कहलाती है, ठीक है, मकर रेखा ये कहलाती है, ठीक है, मकर रेखा कहलाती है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश रेखा है वह कहलाती है आपकी आर्कटिक रेखा, ठीक है, आर्कटिक रेखा या जो आर्कटिक रेखा के नाम से जानी जाती है, ठीक है, आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री। और उत्तरी अक्षांश रेखा जो होती है 23.5 डिग्री वह कर्क रेखा कहलाती है। दक्षिणी अक्षांश जो आपकी 23.5 डिग्री होती है वह मकर रेखा कहलाती है। 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वह कहलाती है आपकी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन कहलाती है, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे ना। अभी मानचित्र में जाकर के लास्ट में देखेंगे कि कहाँ से ये रेखाएं गुजरती हैं, थोड़ा सा उस पर भी नज़र डाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी फिलहाल यहाँ पर ये आप समझिए कि इतनी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के उत्तर में जो है कि कर्क रेखा आएगी, दक्षिण में जो है कि मकर रेखा आएगी, ठीक है। 23.5 डिग्री दोनों ही रेखाएं हैं। चलिए तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? भारत से जो अभी हमने बताया कि 23 डिग्री 30 मिनट जो कर्क रेखा भारत से गुजरती है, ठीक है, वह कितने राज्यों से होकर के गुजरती है भारत के? ऑप्शन ए 6 राज्य, ऑप्शन बी 9 राज्य, ऑप्शन सी 8 राज्य, ऑप्शन डी 7 राज्य। आपको सही उत्तर इनमें से बताना है कितने राज्यों से होकर के भारत से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 8 राज्यों से होकर के भारत से ये कर्क रेखा गुजरती है। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो इस पर अभी अगला प्रश्न आ रहा है, वहां पर देखते हैं, ठीक है। 8 राज्यों से होकर के यहाँ पर कर्क रेखा भारत में गुजरती है। अब देखिए प्रश्न चौथा अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से सही राज्यों का चुनाव करें जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब यहाँ पर आपको राज्यों के नाम पता होने चाहिए कि किन किन राज्यों से होकर के हमारी कर्क रेखा गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। तो ऑप्शन ए है गुजरात मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान मध्य प्रदेश उड़ीसा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश झारखंड मिजोरम, ऑप्शन डी है गुजरात त्रिपुरा बिहार। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा ये आपको बताना है कि किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इनमें इन 4 के 4 ऑप्शनों में दो दिए गए हैं, उनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें से जो है कि कर्क रेखा होकर के नहीं गुजरती है, और एक ऑप्शन इनमें ऐसा है जिन जिन जो भी 3 राज्य यहाँ पर दिए गए हैं उन तीनों से होकर के यहाँ पर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है, झारखंड से और मिजोरम से होकर के गुजरती है। अगर इन राज्यों को अगर हम सीक्वेंस से लगाएं, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर हम इन राज्यों को लगाएं, पश्चिम से पूर्व यानी कि इस तरह से आगे को लगाएं, तो आप देखेंगे पहले में यहाँ पर आता है गुजरात राज्य, आपको लगता है गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान राज्य आता है, फिर मध्य प्रदेश राज्य आता है, फिर ठीक है कौन सा राज्य आता है यहाँ पर, मध्य प्रदेश आता है, एमपी, फिर उसके बाद जो है कि छत्तीसगढ़ राज्य आता है, फिर झारखंड राज्य आता है, फिर यहाँ पर पश्चिम बंगाल राज्य आता है, ठीक है, फिर उसके बाद त्रिपुरा आता है, और तब जाकर के आता है आपका मिजोरम, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की तरफ इन राज्यों का क्रम हमने बताया आपको, गुजरात पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और अगर पूछा जाए पूर्व से पश्चिम की तरफ क्रम लगाने हों, तो देखेंगे पूर्व से पश्चिम की तरफ सबसे पहले आएगा मिजोरम,
त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। आपको ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते हुए चलना है, इससे बाहर कहीं भी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। घुमा फिरा के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं कि कभी इनको क्रम से भी लगाने को बोल सकता है, कभी जो है कि पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के गुजरती है, किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये 8 राज्य आपके हैं, ठीक है। तो चलिए इतनी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट होगी। जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, पहला जो ऑप्शन यहाँ पर था गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इसमें से नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश गलत यहाँ पर ऑप्शन होता है। दूसरा जो ऑप्शन था राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा से होकर के ये नहीं गुजरती है कर्क रेखा। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश, झारखंड, मिजोरम, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। ऑप्शन डी था गुजरात, त्रिपुरा और बिहार, बिहार से होकर के ये जो है कि आपकी रेखा नहीं गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है, 5वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब यहाँ पर फिर से वही प्रश्न है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। तो आपके सामने ऑप्शन ए आपका है छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, ऑप्शन बी मिजोरम, छत्तीसगढ़, गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो आपको सही उत्तर इसमें से बताना है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सही है, जहां से होकर के नहीं गुजरती है वो वाला ऑप्शन आपको बताना है, या सी वाला ऑप्शन राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, या बी वाला ऑप्शन मिजोरम, छत्तीसगढ़, गुजरात, या ए वाला ऑप्शन छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अभी हमने 8 राज्य आपको गिनवाए थे, तो इसमें महाराष्ट्र और उड़ीसा का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था, तो इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से होकर के कर्क रेखा आपकी नहीं गुजरती है, ठीक है। अन्य सभी राज्यों से होकर के कर्क रेखा यहाँ पर गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न है, 6ठे नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित जो नीचे नगर दिए गए हैं उन नगरों में से कौन से नगर से कर्क रेखा सर्वाधिक निकट दूरी पर स्थित है। कर्क रेखा के कौन सा शहर जो है कि इनमें से जो नीचे दिए गए हैं वो सबसे निकट है, कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित कौन सा शहर है ये आपको बताना है, ठीक है। प्रश्न एक बार दोबारा से ध्यान से देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा से सर्वाधिक निकट दूरी पर स्थित है। सर्वाधिक निकट दूरी पर पूछा जा रहा है कर्क रेखा से। बहुत बार प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, भले ही बड़ी परीक्षा हो या छोटी परीक्षा हो, प्रत्येक परीक्षा में यहाँ पर से प्रश्न बने हैं बहुत बार। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पर आपको बताना, ऑप्शन ए गांधीनगर से, ऑप्शन बी भोपाल से, ऑप्शन सी रांची से, ऑप्शन डी यहाँ पर है आइजोल से। तो आपको सही उत्तर यहाँ पर बताना है कहाँ से। जी हाँ, इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी रांची सबसे निकट आता है। इन 4 शहरों में रांची सबसे निकट है आपके कर्क रेखा के, और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे निकट आता है भोपाल, और रांची जो है लगभग एकदम एग्जैक्ट जो कर्क रेखा है उसी के आसपास कुछ ही दूरी पर यहाँ पर मान सकते हैं वहाँ पर स्थित है। उससे फिर थोड़ा सा दूरी पर अगर देखेंगे तो रांची के बाद भोपाल की स्थिति आती है, और भोपाल के बाद अगर स्थिति देखेंगे तो गांधीनगर की आती है। गांधीनगर के बाद आइजोल की दूरी कुछ ज़्यादा है। आइजोल जो है कि आपके मिजोरम की राजधानी आइजोल है, तो वहाँ पर मिजोरम की जो राजधानी आइजोल है उसकी बात हो रही है, वो थोड़ा सा दूर है कर्क रेखा से। उससे ज़्यादा नज़दीक जो है गांधीनगर आता है, और गांधीनगर से ज़्यादा नज़दीक भोपाल आता है। भोपाल से ज़्यादा नज़दीक आपका आता है रांची, ठीक है। झारखंड की राजधानी रांची है। तो इतनी चीज़ यहाँ पर आपको स्पष्ट होगी। ये सारी चीज़ें आप मानचित्र में इन चीज़ों को देखें, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। बेसिक सी चीज़ें हैं, कर्क रेखा और मानक समय के पास से जो है कौन सा शहर, जो प्रसिद्ध शहर हैं वही शहर यहाँ पर पूछे जाते हैं। ज़्यादा टफ यहाँ पर प्रश्न नहीं बनते हैं। जो जाने माने शहर हैं, किसी न किसी कारण फेमस शहर हैं, तो उन्हीं को ऑप्शन में दिया जाता है। कम से कम मेन जो राजधानियाँ हैं, जो शहर मुख्य हैं, उनकी स्थिति तो आपको पता होनी चाहिए कि कर्क रेखा और जो हमारा मानक समय रेखा है, देशांतर जो रेखा है, उससे कौन सा शहर कितनी दूरी पर स्थित है। थोड़ा सा एक नॉर्मल आपको आइडिया यहाँ पर होना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है मानक समय पर आधारित प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं। अब कर्क रेखा से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो पूरी तरह यहाँ पर क्या हो गए हैं, कवर कर लिए गए हैं। अब किसी भी तरह की यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन प्रश्नों को लेकर के, ठीक है। चलिए अब यहां पर अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, 7वां नंबर का प्रश्न है, भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से लिया गया है।
भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से लिया गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले नंबर का ऑप्शन है ऑप्शन ए 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 23 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर और 0 डिग्री देशांतर रेखा से। तो सही उत्तर आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से देखते हुए कि भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से लिया गया है। इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर यहाँ पर सही होगा, क्योंकि जो भारतीय जो स्थिति है वह 0 डिग्री जो आपकी देशांतर रेखा है जिसको GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मध्याह्न रेखा जिसको बोला जाता है, ग्रीनविच मेन टाइम जो रेखा है, प्रधान यामोत्तर रेखा के नाम से जिसको जाना जाता है, GMT नाम से। ठीक है, तो उस रेखा से भारत जो है पूर्व की तरफ स्थित है। तो पूर्व की तरफ स्थित है तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो हमेशा पूर्वी देशांतरी विस्तार होगा, और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह हमेशा उत्तरी अक्षांशीय विस्तार होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है उसके उत्तर की तरफ जो है कि भारत का विस्तार है, उत्तर में जो है भारत स्थित है। और 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है GMT यानी ग्रीनविच मेन टाइम जो लाइन है, प्रधान यामोत्तर जो रेखा है, तो उसके पूर्व की तरफ भारत है। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार होता है हमेशा पूर्वी रहेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा जो भारत के संदर्भ में उत्तर और पूर्वी की ही बात यहाँ पर की जाएगी, पश्चिमी और दक्षिणी चीज़ आपको भूल जानी है हर हाल में। ठीक है, तो जो आपकी देशांतर रेखा भारत की है 23 डिग्री 30 मिनट जो गुजरती है भारत के जो है कि इलाहाबाद के पास नैनी नामक जगह से, तो वहां पर से भारत का समय मानक समय लिया गया है, नैनी नामक जगह से इलाहाबाद के। ठीक है, तो इतनी चीज यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। भारत का देशांतर रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ठीक है, चलिए और इसी बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी और जान लेते हैं। जो आपका ये भारत का जो मानक समय है, जो देशांतरी रेखा है, वह जो है कि जो ग्रीनविच GMT जो लाइन है, ठीक है, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उससे 5.5 घंटे, ठीक है, कितने 5.5 घंटे का समय यहाँ पर आगे आता है, पूर्व की तरफ है तो पूर्व की तरफ समय क्या होगा यहाँ पर आगे होगा। तो 5.5 घंटे जो है कि भारत का समय आगे है GMT से। ठीक है, 0 देशांतर रेखा से भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, चलिए इतनी चीज यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 8वां आपसे पूछा जा रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए कितने देशांतर रेखाओं का चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए यानी का जो पृथ्वी का एक्सिस है, एक्सिस पर जो है कि कितने देशांतर रेखाओं का ये चक्कर लगाती है घूमते हुए। पृथ्वी अपने जो है कि धुरी पर घूमती है, जिसको धुरी कहा जाता है, अक्ष भी कह सकते हैं इसको, और धुरी भी कहते हैं। ठीक है, धुरी या अक्ष कुछ भी हो, तो अपने ही केंद्र बिंदु पर पृथ्वी घूमती रहती है। हालांकि हमें इसका आभास नहीं होता। तो पृथ्वी जो है कि 24 घंटे का समय यहाँ पर लेती है इस अपनी धुरी पर घूमने के लिए। तो कितने देशांतर रेखाओं को पार करती है, कितने देशांतर रेखाओं का ये चक्कर लगाती है, ऐसा पूछा जा रहा है। अगर ये ग्लोब के आधार पर देखें तो उस परिप्रेक्ष्य में प्रश्न है, तो आपको सही उत्तर बताना है, पृथ्वी कितने देशांतर रेखाओं का चक्कर लगाती है अपने अक्ष पर या धुरी पर घूमते हुए। ऑप्शन ए 181 देशांतर रेखाएं, ऑप्शन बी 280 देशांतर रेखाएं, ऑप्शन सी 360 देशांतर रेखाएं, ऑप्शन डी 179 देशांतर रेखाएं। 179 देशांतर रेखाएं ऑप्शन डी, ऑप्शन सी 360 देशांतर रेखाएं, ऑप्शन बी 280 देशांतर रेखाएं, ऑप्शन ए 181 देशांतर रेखाएं। सही उत्तर आप कीजिए। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 360 देशांतर रेखाओं का जो है पृथ्वी जो है अपने अक्षीय धुरी पर घूमते हुए यहाँ पर पूरा चक्कर लगाती है इतनी रेखाओं का। ठीक है, अपने अक्ष पर जब भी पृथ्वी घूमती है तो एक चक्कर पूरा करने के लिए उसको 360 देशांतर रेखाओं को पार करना होता है। और हमने आपको बताया था कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसके पूर्व की तरफ 180, पिछले लेक्चर में बताया था 180 जो है कि पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं, और पश्चिम की तरफ भी 180 पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं। टोटल मिलाकर के 360 देशांतर रेखाएं हैं। तो पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर घूमेगी तो 360 देशांतर रेखाओं का ही जाहिर सी बात है चक्कर लगाएगी, क्योंकि कम में तो लगाएगी नहीं। अगर पृथ्वी
80 देशांतर रेखाओं का चक्कर लगाती है तो एक पृथ्वी के एक हिस्से में दिन होता है और एक हिस्से में रात होती है। और इसी तरह दोबारा से पश्चिम की तरफ 180 यहाँ पर देशांतर रेखाओं का चक्कर लगाती है या उनको जो है कि पार करती है घूमते हुए, तो तब भी जो है पृथ्वी के एक कोने में दिन होता है, एक कोने में रात होती है। अगर इस कोने में दिन है तो इस कोने में रात होगी, अगर इस कोने में रात है तो इस कोने में यहाँ पर दिन होगा। ठीक है, तो इस तरह से 12 घंटे के दिन, 12 घंटे की रातें होती हैं पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें, टोटल 24 घंटे का दिन रात होता है। हालांकि ये समय जो है कि सूर्य के जो स्थिति जो सूर्य का जो उत्तर की तरफ आना, दक्षिण की तरफ जाने का जो एक जो क्रम है, उसके आधार पर इन इसमें जो घंटे हैं उनमें जो है कि वृद्धि और कमी होते रहती है, वो बात अलग है। लेकिन सामान्य रूप से आपको याद रखना कि 24 घंटे का दिन और रात होते हैं, 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और जो यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर 179 है, हमने आपको बताया था 179 की क्या होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं यहाँ पर होती हैं 179। और 179 में से अगर केवल पूछा जाए कि अगर खाली आपसे पूछा जाए अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है और वहाँ पर 178 ऑप्शन में दिया गया हो, तो 178 सही होगा, क्योंकि इसमें फिर भूमध्य रेखा 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसको शामिल नहीं किया जाता। अगर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछी जाए तो तब आप भूमध्य रेखा को जोड़ेंगे और जिसकी संख्या हो जाएगी 179, 179 अक्षांश रेखाएं होंगी। यहाँ पर ये देशांतर रेखाएं हैं, तो केवल हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, 179 वाले अंक की बात कर रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 9 आपके सामने प्रश्न पूछा जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है आपको। नीचे ये दो जो कथन दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए हैं, इन 4 कथनों को पढ़ करके सही कोड आपको चुनना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। पहला ऑप्शन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर या अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। ऑप्शन 2, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमते हुए एक देशांतर रेखा पार करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, कितना 4 मिनट का समय लगता है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है तो एक देशांतर रेखा को पार करने के लिए वह 4 मिनट का समय लेती है। तीसरा ऑप्शन है, प्रत्येक 15 देशांतर रेखाओं में 1 घंटे का अंतर पाया जाता है। प्रत्येक 15 देशांतर रेखाओं को पार करने के बाद 1 घंटे का अंतर पाया जाता है, ऐसा पूछा जा रहा है। ऑप्शन चौथा है, पृथ्वी अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करने के लिए 1540 यानी कि 1540 मिनट का समय लेती है। तो इनमें से सही उत्तर आपको बताना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से कि कौन से 2 कूट सही हैं। पहला जो कूट यहाँ पर आपसे दिया गया है, ए वाला ऑप्शन है, 1 और 3 सही है। बी वाला ऑप्शन 4 और 1 सही है। सी वाला ऑप्शन 2 और 4 सही है। डी वाला ऑप्शन 2 और 3 सही है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है ये आपको बताना है। चलिए सही उत्तर यहाँ पर बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी। दूसरा और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है वो क्या है, सही है। पहला ऑप्शन किस हिसाब से गलत है, पहला ऑप्शन आपसे कहा गया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, जो कि गलत है। पृथ्वी हमेशा अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट यहाँ पर जाती है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ना कि ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ हमेशा पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण सूर्य हमें पूर्व से उदित होता हुआ नजर आता है। पूर्व से उदित जिसके कारण सूरज होता है, उदय होता है सूरज पूरब से। अगर पृथ्वी यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूम जाएगी तो सूरज जो है कि पश्चिम से उदय होगा। ठीक है, तो पृथ्वी यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की तरफ अपनी अक्ष पर घूमती है, तो जिसके चलते सूर्य का जो उदय है वह पूर्व दिशा से होता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आपको ध्यान देना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ना कि पूर्व से पश्चिम। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला जो कथन आपसे पूछा गया था, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए एक देशांतर रेखा को पार करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। बिल्कुल सही है। पृथ्वी, हमने आपको बताया कि 360 टोटल जो है क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, 360 देशांतर रेखाएं हैं और पृथ्वी जो है कि अपने अक्ष पर जो है कि 360 देशांतर रेखाओं को पार करती है और 24 घंटे में पार करती है। तो आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर ये एक देशांतर का जो वैल्यू निकलेगी वो 4 मिनट आएगी। ठीक है, 4 मिनट यहाँ पर आएगी एक देशांतर की वैल्यू।
ठीक है। तो एक देशांतर से, यानी कि माना ये एक देशांतर रेखा है, ठीक है, यह एक देशांतर रेखा है और ये दूसरी देशांतर रेखा है। इस देशांतर रेखा से इस देशांतर रेखा को अगर मैं जा रहा हूं तो मुझे यहां से यहां पहुंचने के लिए 4 मिनट का समय लगेगा। ठीक इसी तरह पृथ्वी भी यहां से यहां जब परिक्रम अपने अक्ष पर जो है घूमती है तो उसको 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न नहीं, यहाँ पर कथन जो था उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। प्रत्येक 15 देशांतर रेखाओं में 1 घंटे का समय पाया जाता है। बिल्कुल सही है। अब आप देखिए, एक देशांतर से दूसरी देशांतर रेखा में जाने के लिए हमें 4 मिनट का समय लगता है। तो ऐसे ही जो है कि दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, ऐसे करके 15 देशांतर रेखाओं तक आप जाएंगे तो 15 को आप 4 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा। तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो आप सीधे सीधे समझ जाएंगे कि 1 घंटा यहाँ पर का अंतर आ जा रहा है 15 देशांतर रेखाओं में जाकर के। ठीक है, 15 देशांतर रेखाओं में 1 घंटे का समय आता है, क्योंकि एक देशांतर रेखा में 4 मिनट होते हैं। तो 15 देशांतर रेखाओं में कितने मिनट हो जाएंगे? 60 मिनट हो जाएंगे। 60 मिनट बराबर 1 घंटा। चलिए अगला अगला ऑप्शन यहाँ पर देखिए, जो कथन आपसे कहा गया था, पृथ्वी अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करने के लिए, यहाँ पर लिखा गया है 1540 मिनट लेती है, तो ये गलत है। 1540 मिनट नहीं लेती है, बल्कि 1440 मिनट लेती है। क्योंकि आप देखेंगे 24 घंटे को जो है कि आप 60 से गुणा करेंगे तो टोटल मिनट आपके निकल जाएंगे। ठीक है, कितने मिनट निकल जाएंगे यहाँ पर? तो 1440 मिनट यहाँ पर आपके आ जाएंगे जब आप जो है कि 24 को गुणा करेंगे 60 से, क्योंकि 1 घंटे में यहाँ पर 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो जो है कि 24 घंटे में कितने मिनट होंगे? 1440 यहाँ पर मिनट होंगे, यानी कि 1440 मिनट यहाँ पर होंगे। ठीक है, इसी के चलते जब आप 1440 मिनट को जो है कि 360 से अगर आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, 360 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो है कि 15 देशांतर रेखाओं का जो वैल्यू हमने अभी आपको बताया था कि 15 देशांतर रेखाओं में जो है कि 1 घंटे का समय, 1 घंटे का अंतर आ जाता है। तो ठीक वही चीज़ यहाँ पर आपके सामने आएगी। ठीक है, तो चलिए इतनी चीज़ यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। बढ़ते हैं आगे। सारी चीज़ें अब जितनी भी थी यहाँ पर महत्वपूर्ण, वो हम आप तक पहुँचा चुके हैं। 10वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करें। सही उत्तर आपको चुनना है। नीचे कूट जो प्रश्न कथन दिए गए हैं पहले उनको पढ़ना है, फिर कूट के आधार पर सही कौन से कथन है करके उसका आपको कूट बना सही चुनना है। ठीक है, पहला कथन आपसे पूछा गया है, 0 डिग्री ग्रीनविच मध्याह्न रेखा GMT जिसको कहा जाता है, यानी कि मध्याह्न रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा, उसकी बात हो रही है, से पूर्व की ओर समय आगे और पश्चिम की ओर समय पीछे होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिससे भारतीय मानक समय लिया गया है। ऑप्शन तीसरा, भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड से होकर गुजरती है। ऑप्शन चौथा, देशांतर रेखा से समय निकालने के लिए हमें उस देशांतर रेखा पर या रेखा को 4 से गुणा करना होता है। ऑप्शन पांचवा, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री या 82.5 डिग्री, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर पूरे देशांतर रेखा से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, वो सारी इस प्रश्न में समाहित कर दी गई हैं। तो पहला जो कथन है आपको बताना है, इनमें से अब सही कूटों का आपको प्रयोग करते हुए बताना है कि पहला कौन सा कूट यहाँ पर सही है। पहला, दूसरा, पांचवा, तीसरा सही है, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा सही है, या पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा सही है, या उपयुक्त में से कोई भी कूट सही नहीं है, ये आपको बताने हैं। तो चलिए पहले कूट को यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जो पूछा जा रहा है, 0 डिग्री ग्रीनविच जो मध्याह्न रेखा है, GMT रेखा है, उससे पूर्व की तरफ समय आगे और पश्चिम की समय का समय जो है कि पीछे होता है। तो बिल्कुल सही है। 0 डिग्री के हमने आपको बताया था कि पूर्व की तरफ समय जब आप आएंगे तो सूरज अगर पूर्व से उदित होगा तो पूर्व में जल्दी अस्त होगा, तो जिसके चलते क्या पूर्व का समय आगे होगा, पश्चिम में सूरज बाद में आएगा तो बाद में अस्त होगा, तो पीछे होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर पूर्व का समय आगे होता है। भारत का समय हमने आपको बताया था कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उससे 5.5 घंटे आगे है, तो यही कारण है कि भारत पूर्व में स्थित है। तो जिसके चलते जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उससे भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो पहला कथन बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाता है। दूसरा कथन
पूछा जा रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट जो 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा, वह भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिससे भारतीय मानक समय लिया गया है। बिल्कुल सही है, भारत के 5 राज्यों से होकर के तो ये गुजरती है और इसी से भारत का मानक समय भी लिया गया है। ठीक है, जो 82 डिग्री है या 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर रेखा है, उससे भारत का समय यहाँ पर लिया गया है। अभी इससे पहले भी हमने आपको बताया है। अगला जो कथन है, भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड से होकर के गुजरती है। बिल्कुल ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि झारखंड यहाँ पर जो आपका है, ठीक है, झारखंड बिल्कुल सही है, उड़ीसा भी बिल्कुल सही है, माफ़ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ भी बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश भी बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश भी सही है। लेकिन जो यहाँ पर उड़ीसा के अलावा जो यहाँ पर, दोबारा से इसको यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो रहा है। जो झारखंड है वो यहाँ पर बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि उड़ीसा से होकर के गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है और उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है। अगर सीक्वेंस में इनको रखें, उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर इन राज्यों को लगे रखें, तो सबसे पहले आपका जो कि उत्तर प्रदेश आएगा, फिर उसके बाद जो है कि आप देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य आएगा, फिर छत्तीसगढ़ से होकर के ये गुजरेगी, फिर उसके बाद उड़ीसा से होकर के गुजरेगी, और जो ये झारखंड यहाँ पर है, झारखंड की जगह जो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य आता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य से होकर के ये रेखा गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा, जो 5 राज्य हैं। अब 5 राज्य आपको स्पष्ट हो गए, कौन कौन से 5 राज्य हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर उसके बाद आएगा आंध्र प्रदेश। तो झारखंड यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो गलत है। ऑप्शन चौथा, देशांतर रेखा से समय निकालने के लिए हमें उस देशांतर रेखा पर 4 से गुणा करना होता है, या देशांतर रेखा को हम 4 से गुणा करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक देशांतर रेखा पर जो है हमने कहा था कि 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का 4 मिनट का अंतर पाया जाता है दो देशांतर रेखाओं के मध्य। तो एक देशांतर रेखा के लिए 4 मिनट हो जाएंगे, तो इसी तरह जो है कि 360 देशांतर रेखाओं के लिए क्या हो जाएंगे, 24 घंटे हो जाएंगे, जो कि 1440 मिनट आएंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ यहाँ पर स्पष्ट होगी, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चल करके हम बताएंगे कि किस तरह से समय यहाँ पर निकाला जाता है, अभी अंत में वीडियो के। ठीक है, तो देखिए अगला जो कथन है, 5वां कथन आपसे पूछा जा रहा है, तो चौथा भी सही हो गया, तीसरा अभी तक बिल्कुल गलत है। 5वां है, भारतीय मानक समय की जो देशांतर रेखा है वह 82 डिग्री, ठीक है, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट जिसको कहते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट या 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के पास प्रयागराज के नैनी से होकर के गुजरती है। तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ से होकर के गुजरती है, इलाहाबाद के प्रयागराज के पास जो नैनी नामक जगह है वहाँ से होकर के गुजरती है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो इसी के आधार पर जो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। पहला, दूसरा, चौथा और 5वां ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें झारखंड दिया गया है, मानक जो समय रेखा की जो रेखा है वह झारखंड से होकर के नहीं गुजरती है। 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश से होकर के ये गुजरती है। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ यहाँ पर स्पष्ट होगी मानक रेखा से संबंधित। इससे बाहर कुछ भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, जितनी चीज़ें हैं ये बहुत हैं। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है इस श्रृंखला का। प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय रेखा जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है उससे सबसे निकट कौन स्थित है। इस तरह के भी प्रश्न बहुत बार यहाँ पर परीक्षा के दौरान पूछे गए हैं। ठीक है, इस तरह से प्रश्न भी यहाँ पर कि बहुत बार क्या है पूछे गए हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि भले वो कर्क रेखा हो या भारत का मानक समय की रेखा हो, उसके आसपास के जो भी प्रसिद्ध जो शहर हैं उन शहरों की दूरी आपको निश्चित तौर से पता होनी चाहिए। बहुत परीक्षाओं, बड़ी परीक्षा हो छोटी परीक्षा हो, बार बार यहाँ से प्रश्न रिपीट होते आए हैं, हर साल यहाँ पर लगभग देखने को मिलते हैं इन क्षेत्रों से प्रश्न। तो आपको ध्यान देना है, ये आपको मानचित्र में देखने हैं और ये सारी चीज़ें एक अपने दिमाग पर बैठानी है कि किस तरह से आपको याद करना है। स्वयं अपने आधार पर इनको आप याद करेंगे। जितना मानचित्र आप ज़्यादा देखेंगे तो ज्योग्राफी में उतनी चीज़ें, जो भी स्थिति चीज़ वाली चीज़ें होती हैं जो जाननी जरूरी होती हैं, तो वह आपकी बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो प्रश्न था पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित कथनों में से आपको बताना है कि भारतीय जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा उससे सबसे निकट का शहर कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए जो आपके सामने है, पहला है भोपाल, ऑप्शन बी जो यहाँ पर है आपका वाराणसी,
तीसरा है लखनऊ, चौथा है रायपुर। ठीक है, यहाँ पर ये कूट की तरफ आपको नहीं जाना है, ये प्रश्न पहले मिस्टेक हुआ था तो दोबारा इसमें सुधार किया गया है। तो कूट की तरफ आपको नहीं जाना है। तो इन चारों में से आपको ऑप्शन बताने हैं कि सबसे निकट कौन सा स्थल है। भोपाल है, वाराणसी है, या लखनऊ है, या फिर रायपुर है। सही उत्तर आपको बताना है कौन सा होगा सबसे निकट। इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2, बी बिल्कुल सही होगा। वाराणसी इसका सही उत्तर होगा। वाराणसी सबसे नज़दीक यहाँ पर है इन चार के चार राज्यों में देखा जाए तो। उसके बाद सबसे नज़दीक आता है आपका रायपुर। रायपुर के बाद सबसे नज़दीक आता है जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पर है, रायपुर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ तीसरे नंबर पर आता है और चौथे नंबर पर आता है भोपाल। इन चारों की बात यहाँ पर हो रही है जो ऑप्शन में दिए गए हैं। सबसे निकट है आपका वाराणसी, दूसरे नंबर पर रायपुर, तीसरे नंबर पर आपका लखनऊ, चौथे नंबर पर आता है भोपाल। तो चलिए, इतनी चीज़ यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। और अब यहाँ पर जान लेते हैं कि समय कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर हमें भारत का समय निकालने के लिए इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में आपको बताना है कि अगर किसी भारत के समय के अनुसार पूर्वाह्न के अगर माना कहीं पर 10 बजे हैं, ठीक है, पूर्वाह्न के अगर माना 10 बजे हैं, यानी कि सवेरे के जो 10 बजे हैं, ये AM 10 AM अगर कहीं पर बजा है, ठीक है, 10 AM जो है कि भारत के किसी स्थल पर बजा है, 10 AM की बात हो रही है। और पूछा जाए कि एक देशांतर रेखा आपको दी जाएगी, पूछा जाएगा कि 82 या 92 डिग्री जो आपकी पूर्वी देशांतर रेखा है उस पर समय कितना होगा, उस पर कितना समय बजा होगा। इस जगह पर जो भी शहर होगा, कुछ भी शहर आप ले ले सकते हैं, तो इस पर आपसे पूछा जाएगा कि इस पर समय कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो आपको पता होना चाहिए। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो 82.5 है। तो 82.5 में से आप जो है कि 92 को माइनस करेंगे तो लगभग आएगा 9.5 आएगा ये। ठीक है, 9.5 आएगा। ठीक है, 9.5 डिग्री बच जाएगा। तो 9.5 डिग्री पे आप जो है कि अब 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, 4 से अगर गुणा करेंगे, 9 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 9 चौक को 36 होगा। ठीक है, 36 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 38 यहाँ पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 38 यहाँ पर होगा। 36 में 2, क्योंकि यहाँ पर ये 1/9 सही 1/2 था, यानी कि 9.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आ रहा था, जो कि 9.5 डिग्री का मान आपके पास आ रहा था ना, माइनस करके 82.5 में से जो है कि 92 को माइनस करके आपने कितना कितना मान आपके पास आया था, 9 डिग्री आया था आपके पास। तो 9.5 डिग्री में से 9 को पहले 4 से गुणा करेंगे और फिर आधा यहाँ पर डिग्री बचता है तो 4 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर 38 आ जाएगा। तो 38 मिनट यहाँ पर अब ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए, अब जो भारत में जहाँ पर अगर हम एक जगह पर जो है कि सुबह के 10 बजे थे और दूसरी जगह पर का समय आपको बताना था, तो 38 मिनट हमारे पास आए थे, जो कि 92 डिग्री पर जो भी शहर स्थित था उसके बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पर अब कितना समय हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएंगे 10:38 हो गए हैं। ठीक है, एक जगह पर आप देख रहे होंगे जो भारत के एक जगह पर आपके 10 बज रहे हैं और दूसरी जगह पर 10:38 हो गए हैं। तो कितना, 38 मिनट का समय आगे है ना। तो पूर्व की तरफ की बात हो रही है, क्योंकि अगर आप पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो वहीं पर देशांतर रेखाओं का क्या होगा, ज़्यादा देखने को मिलेंगी ना, उनका क्रम ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप ये समय निकाल सकते हैं। जो भी देशांतर रेखा दी गई होगी वहाँ पर देशांतर जरूरी दिया गया होगा, समय के साथ साथ देशांतर जरूरी होगी। तो आपको ध्यान देना है कि किस तरह से आपको निकालना है। और आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछा जाएगा तो हमेशा भारत के परिप्रेक्ष्य में ही पूछा जाएगा। तो आपको भारत का जो देशांतरी विस्तार, जो मानक समय का जो देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट जो देशांतर रेखा है उस वह आपको याद होनी चाहिए। इतना इसमें से आप माइनस करेंगे, जो भी चीज़ दी होगी या उसको जो भी बड़ी संख्या होगी उसको उसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, और जो भी आपके पास मान आएगा उसको फिर 4 से गुणा करके जो भी मिनट आएंगे उसको उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्या है कुछ चीज़ें। देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, हमने आपके सामने रखी हैं। जो चीज़ें यहाँ पर हैं, कहा गया है कि जो यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम के प्रमुख शहर यहाँ पर दिखाए गए हैं पूर्व की तरफ, ठीक है, और पश्चिम की तरफ जो शहर यहाँ पर हैं। माना यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, ये आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है और इसके पूर्व की तरफ, यहाँ की तरफ और यहाँ की तरफ शहरों की बात हो रही है। पूर्व की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले वाराणसी आएगा, फिर विशाखापट्टनम आता है, मुख्य मुख्य शहर दिखा दे रखे हैं हमने। फिर गोरखपुर आता है, फिर विजयनगर आएगा, पटना आता है, ठीक है, पटना के बाद रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, गंगटोक, अगरतला, दिसपुर, शिलोंग, आइजोल, ईटानगर और इम्फाल के साथ कोहिमा, ये क्षेत्र आते हैं। ठीक है, पूर्व की तरफ की बात हो रही है। और जो
पूर्वोत्तर भारत की तरफ ये वाले सारे शहर हैं, ठीक है। कौन कौन से? वाराणसी, विशाखापट्टनम, गोरखपुर, विजयनगर, पटना, रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, गंगटोक, अगरतला, दिसपुर, शिलोंग, आइजोल, ईटानगर, इम्फाल और कोहिमा प्रमुख शहर हैं। पश्चिम की तरफ अगर बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की तरफ अगर आप चलेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा? देखिए इसके निकट की बात हो रही है, निकट से दूरी की तरफ ये बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले श्रावस्ती आएगा, फिर रायपुर आएगा, इलाहाबाद आएगा, मछलीपट्टनम आएगा, चेन्नई, पांडुचेरी, लखनऊ, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, देहरादून, फिर आता है भोपाल, फिर दिल्ली, ठीक है। फिर दिल्ली के बाद जो है कि उज्जैन, शिमला, चंडीगढ़, जयपुर, अमृतसर, अजमेर, पुणे, नासिक, पणजी, जोधपुर, मुंबई, गांधीनगर, अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद सबसे दूर का आता है, अहमदाबाद सबसे दूर है। फिर उससे जो है कि नज़दीक गांधीनगर है, गांधीनगर से नज़दीक मुंबई, मुंबई से नज़दीक जोधपुर, जोधपुर से नज़दीक पणजी, पणजी से नज़दीक नासिक, नासिक से नज़दीक पुणे, पुणे से नज़दीक अजमेर, अजमेर से नज़दीक अमृतसर, अमृतसर से नज़दीक जयपुर, जयपुर से नज़दीक चंडीगढ़, चंडीगढ़ से नज़दीक शिमला, शिमला से नज़दीक उज्जैन, उज्जैन से नज़दीक दिल्ली, दिल्ली से नज़दीक भोपाल, भोपाल से नज़दीक देहरादून, देहरादून से नज़दीक बेंगलुरु, बेंगलुरु से नज़दीक हैदराबाद, हैदराबाद से नज़दीक नागपुर, नागपुर से नज़दीक लखनऊ, लखनऊ से नज़दीक पांडुचेरी, पांडुचेरी से नज़दीक चेन्नई, चेन्नई से नज़दीक मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम से नज़दीक इलाहाबाद, इलाहाबाद से नज़दीक रायपुर, रायपुर से नज़दीक आएगा श्रावस्ती, ठीक है। तो चलिए इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान देनी है। ये मानचित्र में आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पर इनकी लोकेशन है। जब आप मानचित्र देखेंगे तभी ये चीज़ें याद हो पाएंगी आपको, रटने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। ये आपको दिमाग में एक सीक्वेंस से बैठाना, मानचित्र को देख करके एनालिसिस करने वाली चीज़ें होती हैं जो कि लंबे समय तक रहती हैं। रटेंगे तो बिल्कुल भी ये याद नहीं होंगी। तो चलिए उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आया होगा। चलते चलते कुछ यहाँ पर चीज़ें देख लेते हैं। देखिए जो यहाँ पर हमने आपको कर्क रेखा के बारे में बात करी थी, तो कर्क रेखा की स्थिति यहाँ पर देख लेते हैं कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे होंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके अलावा पश्चिम बंगाल, यहाँ पर त्रिपुरा, यहाँ पर मिजोरम, ठीक है। 8 राज्यों से होकर के ये गुजरती है, ठीक हो गया। चलिए कर्क रेखा कितने डिग्री है? ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है, ठीक है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा कहलाती है, ठीक है। और बीच में जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है वो क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा कहलाती है। चलिए इतनी चीज़ यहाँ पर स्पष्ट होगी। अब यहाँ पर मानक समय देख लेते हैं हम। भारत का ये मानक समय की रेखा है 82.5 डिग्री, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। आप देखेंगे इलाहाबाद से यहाँ पर प्रयागराज के से थोड़ा सा आगे जाकर के, जो हमने ऑप्शन में पूछा था कि सबसे नज़दीक कौन सा, तो यहाँ पर वाराणसी आता है। और यहाँ पर जो है कि आपका छत्तीसगढ़ के यहाँ पर जो है कि रायपुर आता है, ठीक है, रायपुर यहाँ पर को। और यहाँ पर आप भोपाल आता है, इससे पहले यहाँ पर लखनऊ आता है, ठीक है। तो ये आप जो प्रश्न पूछा हुआ था उसको बता रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नैनी से जो है कि भारत का मानक समय दिया गया है, कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन में झारखंड दिया था तो झारखंड से ये नहीं जाती है। 5 राज्य यहाँ पर स्पष्ट हो गए, ठीक है। 8 और ये 5 राज्य आपको याद होने चाहिए। 8 कर्क रेखा वाले राज्य और 5 जो है कि आपकी जो मानक समय रेखा वाली राज्य आपको पता होने चाहिए। और इसके इसके आसपास जो भी प्रमुख शहर हैं कितनी दूरी पर हैं, तो ये आपको मानचित्र में देखिए रोजाना। जब तक आपको मेन मेन शहर याद नहीं होते तब तक आप देखते रहें, ठीक है। सामने चीज़ें रखेंगे तो, और थोड़ा उसको जो है कि रिवीजन करने का प्रयास करें, लिखते चलें तो आपको जल्दी याद हो जाएगा और अच्छी तरह से याद हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आएगा। थोड़ा सा मानचित्र अभी देख लेते हैं भारत की स्थिति के बारे में, जो हमने बात करी थी तो उसको लेकर के भी यहाँ पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बारे में। चलिए ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विश्व का मानचित्र है जिसमें सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन जिसको कहा जाता है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। और इससे ऊपर उत्तर की तरफ आप देखेंगे 23.5 डिग्री, यानी कि जो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट। और कर्क रेखा के नाम से जो जानी जाती है, दक्षिण की तरफ आप इसकी देखेंगे तो 23.5 डिग्री ही जो रेखा है वो मकर रेखा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे 66.5 डिग्री जो है वो आर्कटिक सर्कल, जिसको आर्कटिक वृत्त रेखा के नाम से जाना जाता है, आर्कटिक, ठीक है। आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ जो है कि ये 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा कहलाती है, ठीक है। आर्कटिक रेखा के नाम से ये जानी जाती है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे होंगे
अंटार्कटिक और ऊपर आर्कटिक है, ठीक है। नीचे अंटार्कटिका वाली आती है 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री दक्षिणी रेखा कौन सी होगी? अंटार्कटिका होगी। और आर्कटिक उत्तर वाली होगी, ठीक है। उत्तर में जो है कि जो उत्तरी अक्षांश रेखा होगी 66.5 डिग्री, यानी कि 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा आर्कटिक रेखा कहलाएगी। और 66.5 डिग्री यानी कि 66 डिग्री 30 मिनट जो दक्षिणी अक्षांश रेखा होगी वह अंटार्कटिका रेखा कहलाएगी, ठीक है। अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप यहाँ पर है, तो अंटार्कटिका के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका से ही ये होकर के गुजरती है ये रेखा, ठीक है, उसको टच करते हुए गुजरती है, तो इसीलिए इसको अंटार्कटिका रेखा के नाम से, सर्कल के नाम से, वृत्त के नाम से इसको जाना जाता है। मुख्य चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, और 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और साथ ही आप देखेंगे कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, ठीक है। ये हमेशा इस तरह से जो लाइन ड्रॉ होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। सीधी जो लाइनें होती हैं, लेटी हुई जो लाइनें होती हैं, और जो खड़ी लाइनें होती हैं इस तरह से, जो आप ग्लोब में आपको साफ साफ नज़र भी आ रहा होगा, तो ये क्या होती हैं? ये आपकी देशांतर रेखा होती है। यहाँ पर ये 0 लंदन से होकर के गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर। इसकी पूर्व की तरफ हमने बोला था समय आगे रहेगा, पश्चिम की तरफ समय आगे रहेगा। 180 यहाँ पर इनकी संख्या होगी, देशांतर रेखाओं की संख्या, और 180 ही यहाँ पर देशांतर रेखाओं की संख्या होगी। और इसी तरह जो भूमध्य रेखा है इसके दक्षिण की तरफ जो है कि 79 अक्षांश रेखाओं की संख्या होगी, उत्तर की तरफ भी 79 अक्षांश रेखाओं की संख्या यहाँ पर होगी, ठीक है। और इन अक्षांश रेखाओं के बीच आप देख रहे होंगे यहाँ पर, अगर आपको साफ साफ स्क्रीन में यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, तो आप देख रहे होंगे लगभग जो एक सारी रेखाएं जो हैं यहाँ पर क्या समान है। ये देखिए, ये भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, और ये सारी लगभग समान है यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो इनके मध्य की दूरी, जिसके चलते हमने आपको बताया था कि कितनी होती है, लगभग 111 किलोमीटर, लगभग नहीं, ये फिक्स है, 111 किलोमीटर होती है इनकी। और आप यहाँ पर देशांतर रेखाओं को आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये देशांतर रेखाओं की आप देख रहे होंगे कि भूमध्य रेखा की तरफ इनकी संख्या मध्य में ज़्यादा है, लेकिन ध्रुवों की तरफ आप जाएंगे, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के नाम से ये जाने जाते हैं, दो पोल, ठीक है। ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में इनकी आप देख रहे होंगे स्थिति जो है यहाँ पर क्या हो जा रही है, इन दोनों के मध्य की दूरी कम होते जा रही है, लेकिन भूमध्य रेखा पर आप देख रहे होंगे हर जगह लगभग लगभग समान है। तो इन दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, देशांतर रेखाएं जो हैं उनकी भूमध्य रेखा पर जो दूरी होती है 111.33 किलोमीटर अधिकतम होती है, ठीक है। 111.33 किलोमीटर अधिकतम होती है, कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। और जबकि ध्रुव की तरफ जाने पर इनके मध्य की दूरी घटते जाती है, ठीक है। चलिए, इतनी चीज़ यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। भारत की स्थिति यहाँ पर देखिए विश्व के संदर्भ में, तो भारत यहाँ पर ये भूमध्य रेखा जाती है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ है, तो ये उत्तर में हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति आ जाएगी। और जीटीएम लाइन की अगर तरफ ये देखेंगे तो यहाँ पर भारत की स्थिति पूर्व की तरफ हो जाएगी, तो इसीलिए जो पूर्वी देशांतर हो जाएंगी ये, तभी भारत की स्थिति पूर्वी देशांतर में होगी। और उत्तर की तरफ है तो ये उत्तरी अक्षांश में भारत का विस्तार यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर महाद्वीप आप देख रहे होंगे, एशिया महाद्वीप ये है पूरा का पूरा, जो आपके सामने जो है कि भूरे कलर में दिख रहा है, तो वो पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप में देखेंगे, एशिया महाद्वीप का अगर हम दिशा देखेंगे तो इस तरह से ड्रॉ होगी। ये क्या होगी? ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम होगा, ये उत्तर होगा, तो ये दक्षिण होगा। तो भारत की स्थिति कहाँ पर है? दक्षिण एशिया में है। तो दक्षिण का क्षेत्र है, दक्षिण एशियाई देशों में गिना जाता है। जितने भी यहाँ पर से ये देश हैं, ये सारे के सारे दक्षिण एशियाई देशों में आते हैं, भले इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन का जो क्षेत्र है, तिब्बत, नेपाल, भूटान, भारत, ये सारे, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे दक्षिण एशियाई देशों में आते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देनी है, मानचित्र का आप एनालिसिस करें। तो चलिए, उम्मीद है ये वीडियो का अंक पसंद आया होगा। हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें व्याख्या के द्वारा आपको पूरे लेक्चर के माध्यम से सारे विषयों को कवर कराने की कोशिश की है। तो इसके वीडियो के साथ ही हमने जो भारत का बारे में जो जानकारी थी वह सारी चीज़ें देख ली हैं। अब अगले वीडियो के अंक में देखेंगे भारत के जो पड़ोसी देश हैं, दूरस्थ बिंदु है, उसके बारे में। और साथ ही उसके बाद हम शुरू करेंगे भारत के भौतिक विभाजन को लेकर के जो प्रश्न सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे, और वहाँ से देखेंगे कि भौतिक विभाजन प्रश्नों के माध्यम से ही पूरा का पूरा भौतिक विभाजन भारत का कवर करेंगे, जिसमें पर्वत, पठार, नदियाँ, ग्लेशियर, सारी चीज़ों को हम कवर यहाँ पर करेंगे। चलिए, भारत की जो मुख्य चीज़ें यहाँ पर रही हैं वह सारी हमने बता दी हैं, राज्यों से संबंधित और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित। वीडियो के अगले अंक में बात करेंगे, और साथ ही जो भारत का दूरस्थ बिंदु है, निकटस्थ बिंदु है, और उसके अलावा जो भारत के पड़ोसी देश हैं उस पर हम चर्चा करेंगे अगले प्रश्न श्रृंखला में।
अपने दोस्तों से साझा करें। वीडियो पसंद आया तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपनों का ध्यान रखें। साथ ही अभी जो कोरोना नामक महामारी जो लगातार फैलती जा रही है देश में के साथ साथ विश्व के देशों में, तो उस पर आप थोड़ा अपना संयम और धैर्य बनाए रखें और ज़रूरतमंदों की जितनी भी हो सके अपने स्तर से सहायता करें। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, अपनी नियमित पढ़ाई करते रहें, अपने नियमित स्वास्थ्य की देखभाल करें। कुछ समय आप रेस्ट ले सकते हैं, अगर हो सके कुछ दिन भर ना भी पढ़ें तो 2-4 घंटे आप समय निकाल के पढ़ें, लेकिन कंटिन्यूटी एक होनी चाहिए। आप पढ़ते रहें। इस ये समय ऐसा है कि इस दौरान एक नकारात्मक माहौल बहुत ज़्यादा यहाँ पर बन रहा है, तो जिसके चलते आपको सकारात्मक सोचना है और अपने आसपास के लोगों को भी समझाना है, सामाजिक दूरी बनाए रखनी है यहाँ पर। इसी उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी और आप अपना सहयोग यहाँ पर देंगे सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, और अपने आसपास जो भी लोग हैं जो सामर्थ्य नहीं है इस लॉकडाउन के दौरान अपने पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो जितना भी हो सके अपने स्तर से उनका सहायता करें और एक दूसरे का सहारा बनें, मनोबल बढ़ाएं, एक दूसरे का अफवाहों पर ध्यान न दें। तो चलिए मिलेंगे वीडियो के अगले अंक में। जय हिंद, जय भारत।